डियर स्टूडेंट, जो आप लोग वीडियो अब देखने जा रहे हैं उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के टॉप टू बॉटम जो ऑफिसर्स होते हैं, कौन कौन से गस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, कौन कौन से नॉन गस्टेड ऑफिसर होते हैं, पुलिस थाने में कौन सी जो इंचार्ज होते हैं जिसको हम लोग एसएचओ बोलते हैं, किसको हम लोग एसओ बोलते हैं, कैसे एफआईआर किसके सामने लॉस की जाती है, ये सारी चीज़ें आप लोग को वीडियो में मिलने जा रहा है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और कमेंट्स आप लोग जरूर लिखा करिए। कमेंट लिखते हैं तो मुझे पता चलता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग को लिए एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है यूपी एपीओ के लिए। ये बैच जो है 22 सितंबर 2025 को स्टार्ट हो रहा है। इसके पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बिहार एपीओ के लिए जो बैच स्टार्ट किया गया था 2023 में, उससे बिहार एपीओ में अपने इंस्टीट्यूट से परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से 110 बच्चों ने इंटरव्यू दिया और उसमें से 55 ने सिलेक्शन लिया। वही चीज़ को दोहराना चाहते हैं यूपी एपीओ में, जिसकी वैकेंसी आप लोग के लिए आ चुकी हुई है। देखिए, इसमें बैच आप लोग के लिए जो मिलने जा रहा है वो लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डेड वीडियो है, टेस्ट सीरीज के रूप में मिलने जा रहा है और जो फीस आप लोग को इंस्टॉलमेंट में मंथली जमा करने की सुविधा के साथ मिलने जा रहा है। बैच में जो सीटेड है वो काफ़ी ज़्यादा भर चुकी है। वो जो थोड़ी बहुत सीट बची हुई है, आप जल्दी करेंगे तो जल्दी से आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे टॉपिक को डील किया जाता है, चलिए आज हम लोग देखते हैं। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के स्टूडेंटों के साथ उस पेपर को डिस्कस किया जा रहा है जो पेपर न तो एलएलबी न तो एलएलएम में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जो आप लोग के यूपी एपीओ के सिलेबस में है। 15 नंबर का उससे क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, यूपी पुलिस रेगुलेशन और इसके साथ साथ पुलिस एक्ट से। और इसके साथ जब मेंस का एग्जाम होता है लॉ फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी होता है 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट में 10 नंबर का पुलिस एक्ट आता है, 10 नंबर का पुलिस रेगुलेशन आता है। इसके साथ जब इंटरव्यू आप लोग का होता है तो जो ज्वाइंट डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर एक्सपर्ट्स के रूप में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से बुलाए जाते हैं, वो भी आपसे पुलिस रेगुलेशन पुलिस एक्ट पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, डेमो क्लास आप लोग मांगते हैं, वही आपको दिया जा रहा है। वो आपको दिया जा रहा है किस पर? पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन पर। ये क्लासेस में आप बहुत ध्यान से पूरा देखते चलिएगा, कैसे बारीकी बताई जाती है, कैसे इजी से इजी वे में बताया जाता है और लास्ट में जो स्टूडेंट की क्वेरीज होती है उसको पूछ के जब उनके डाउट्स को क्लियर कर दिया जाता है तब क्लास को फिर क्या किया जाता है? एंड किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग फिर नए क्लासेस के साथ। आप लोग बैचेस को ज्वाइन करेंगे तो आप लोग के साथ बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा यूपी यूपीओ का कोर्स। थैंक यू। देखिए, आज आप लोग को एक चार्ट भेजा गया था, हमने भेजा था टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में भेजा गया था कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें क्या नाम है, कैसे हायर ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसके नीचे के ऑफिसर कैसे होते हैं। ये आप लोग को एक हमने आज भेजा था चार्ट। उसी चार्ट को हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं और आप लोग इसको ध्यान से देखें। देखिए, जो चार्ट आप लोग को भेजा गया था वो पुलिस डिपार्टमेंट, जहाँ का भी पुलिस डिपार्टमेंट होता है, किसी भी स्टेट का होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो होता है वो पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शन होता है। देखिए, जो आप लोग का यूपी एपीओ का एग्ज़ाम है, यूपी एपीओ के एग्जामिनेशंस में आप लोग को जो पेपर है उस पेपर का नाम है, ध्यान से समझिएगा, पुलिस एक्ट 1861, पुलिस अधिनियम 1861। और इसी के साथ दूसरा पेपर है साथ में, वो यूपी पुलिस रेगुलेशन। पहले तो ध्यान रखिएगा, पेपर का नाम है पुलिस एक्ट 1861, पुलिस एक्ट 1861 एक पेपर है। और दूसरा पेपर इसके साथ आप लोग के लिए है वो है यूपी पुलिस रेगुलेशन। दो चीज़ों से मिलकर आप लोग का ये सिलेबस बना हुआ है। और ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में 15 क्वेश्चन आएंगे पुलिस एक्ट से और पुलिस रेगुलेशन से। कभी ऐसा होता है कि 7 क्वेश्चन आप लोग का पुलिस एक्ट से आ जाता है और 8 क्वेश्चन जो होता है रेगुलेशन से। कभी ऐसा भी हो जाता है एक्ट से 8 आ जाएगा और 7 आ जाएगा आपका रेगुलेशन से, यानी 8 और 7 के बीच में ये आप लोग का बटा रहता है। और ये बहुत बड़ा रोल इसलिए प्ले करता है आप लोग के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में, क्योंकि कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी ऐसा डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई भी लॉ का ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर एलएलबी या एलएलएम में पुलिस एक्ट पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जाए। तो ये एक ऐसा पेपर होता है जो कैंडिडेट इस पर कमांड कर लेता है, यानी वो 15 में 15 लाने की कैपेसिटी में आ जाता है, उसको प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग कम से कम 15 में 15 नंबर ले आएँ ताकि आप लोग का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाई कर ले। देखो, जब मेंस का एग्जामिनेशन पड़ेगा तो मेंस में इससे जो है आप लोग के लिए 2 क्वेश्चंस आते हैं और जो 2 क्वेश्चंस आएंगे वो ए और बी के पार्ट में आएंगे। जो 2 क्वेश्चंस आते हैं वो ए और बी के पार्ट में आते हैं, ए और बी के पार्ट में आते हैं। ए और बी के पार्ट में आते हैं वो आएगा लॉ फर्स्ट में। लॉ फर्स्ट का जो पेपर होता है उसमें देखिए क्या क्या आएगा, बीएनएस, बीएनडबलएस
और पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन। तो ये जो लॉ फर्स्ट होता है, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, उसमें 2 पार्ट रहते हैं, 2 पार्ट, और ये कंपलसरी होता है। तो जो स्टूडेंट इसको नहीं कर पाता वो मेन से बाहर हो जाता है, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। 10 नंबर का ए पार्ट रहेगा, 10 नंबर का बी पार्ट रहेगा, दोनों को मिला के 20 नंबर का आप लोग के लिए बनेगा। तो कोशिश ये रहे कि 20 नंबर इसमें आप जरूर पाएँ, क्योंकि तभी आप क्या होगा, मेरिट में आ जाएंगे और मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। देखो, जहाँ तक इंटरव्यू की क्वेश्चन है, जो एपीओ का इंटरव्यू है, इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट जज या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के जजेस को बैठाया जाता है, और एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के जो एडिशनल डायरेक्टर वगैरह होते हैं उनको बैठाया जाता है। तो वो आपसे जो प्रोसिक्यूशन वाले होते हैं, वो पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन से आप लोग से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा इस पेपर को, इसीलिए आज हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास आप लोग के लिए रहे हैं। अभी 1 अक्टूबर के बाद इस पर हम सेक्शन वाइज पढ़ाएंगे आप लोग को, ताकि आप लोग इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, इसकी इम्पोर्टेंस को जान लीजिए कि ये पेपर कितना इम्पोर्टेंस है, ताकि आप लोग का ना प्री रुकने पाए, ना मेंस रुकने पाए, ना इंटरव्यू रुकने। आज हम लोग आप लोग के सामने जो बात करेंगे वो करेंगे पुलिस एक्ट। जो आप लोग के साथ बात करेंगे वो पुलिस एक्ट का बात करेंगे। आप लोग अपनी हेडिंग भी डालते रहिएगा, लिखते भी रहिएगा, समझते भी रहिएगा, और जो आप लोग को पूछना होगा वो आप लोग लास्ट में हमसे पूछ लीजिएगा, हम एक एक लोगों के आंसर को आप लोग के सामने बता भी देंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक हम लोग स्टार्ट करते थे कि सबसे पहले जो पुलिस एक्ट है 1868 का, 1861 का है। पहले तो ये ध्यान रखना, जो ये बना है 1861 का बना हुआ, 1861 का। और जो 1861 का बना है, ये एक्ट नंबर 5, एक्ट नंबर 5, यानी 1861 में जब ये एक्ट बना तो इसका जो सीरियल नंबर था वो 5 था। इसके पहले 1861 में 4 एक्ट और बन चुके थे, इसका नंबर था 5वां। और इसमें उस समय जो टोटल सेक्शन रखी गई थी वो 47 जब ये ओरिजिनल फॉर्म में बना था, इसमें जो है टोटल 47 धाराएं रखी गई थी, 47 सेक्शन। समय समय पर कई सेक्शन को हटाया गया और कई सेक्शन को जोड़ा गया। तो सबसे पहले हम लोग कौन कौन से सेक्शन जोड़ा गया है, एडिंग किया गया, उसको नोट करेंगे, और फिर कौन कौन से सेक्शन को रिमूव कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया, इसको नोट करेंगे। तो पहले जोड़ने वाली लिखिए आप लोग, कौन कौन से सेक्शन जोड़ी गई है। सेक्शन 2A, 2A, 8A, 2A, 8A, 15A, 15A, 30A, 30A, 32A, 32B, 34A। फिर से मिला लो, 2A, 8A, 15A, 30A, 32A, 32B एंड 34A। अब जब रिमूव वाली सेक्शन नोट करिए, कौन कौन से सेक्शन को रिमूव कर दिया गया है। 6, 11, 38, 39, 40 एंड 41। 6, 11, 38, 39, 40 और 41। एक क्वेश्चन आपको इससे जरूर मिल जाएगा जो अभी हमने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में आएगा कौन सी सेक्शन इनमें से रिमूव कर दी गई, कौन सी सेक्शन आपकी जोड़ी गई। अब देखिए, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, ये जो पुलिस एक्ट बनाया गया ब्रिटिश पीरियड में बना, और जो ब्रिटिश पीरियड में 1861 का बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि जो हम लोगों ने 1857 का 1857 का रिवोल्ट किया था, विद्रोह किया था, और वो हम लोग का जो रिवोल्ट था वो फेलोर हो गया था, सक्सेस नहीं हुआ था। तो फ्यूचर में फिर हम भारतीय लोग कोई विद्रोह ना करें, इसीलिए सबसे पहले क्या बनाया गया, पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट बना, हमने आप लोगों को बताया भी है क्रिमिनल लॉ की क्लास में। बना तो पहले हम लोग का था आईपीसी 1860 में, जिसको हमने आप लोग को बताया था कि वो ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, और ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, मजमूआ ताजीरात हिंद। 6 अक्टूबर 1860 को उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, लेकिन जो हमारे ज्यूरिस्टिक लोग थे, हमारे बैरिस्टर लोग थे, वो जाके गवर्नर जनरल से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट किया इसको लागू ना करें। तो गवर्नर जनरल उसको मान गए और 15 महीने का समय दे दिया गया, इसका खूब प्रचार प्रसार किया।
तो 6 अक्टूबर से अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का, 3 महीने तो इसका प्रचार हुआ 1860, और पूरे 12 महीना 1861, तो टोटल 15 महीने प्रचार। लेकिन इसी बीच में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये देखा इंडियंस को कंट्रोल कैसे किया, तो उन्होंने फट से क्या किया, पुलिस एक्ट, ठीक। और वो जो पुलिस एक्ट है आज भी एग्जिस्टेंस, ये ध्यान रखिएगा, 1861 का जो पुलिस एक्ट है वो आज भी एग्जिस्टेंस में है। बस उसमें क्या हुआ है कि नई नई सेक्शन को जोड़ दिया गया और पुरानी सेक्शन को हटा दिया। देखिए, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब हम लोग रोड पर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, तो देखते हैं लिखा रहता है पुलिस थाना, ठीक है, कहीं पर लिखा रहता है कोतवाली, कहीं पर लिखा रहता है पुलिस चौकी, कहीं पर लिखा रहता है एसएसपी ऑफिस। ये जो लिखा रहता है इसकी आज हम लोग एक एक करके मीनिंग जाने, ठीक है ना, और उन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, जो पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स होते हैं उनकी क्या सीरीज़ है। हमने आप लोग को एक फ्लो चार्ट भेजा है, उसको जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं, ऊपर से नीचे, जैसे ऊपर दोनों फॉर्म। जो पुलिस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा ऑफिसर्स होता है, तो हम लोग कहते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक, हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक, डीजीपी, डीजीपी। और ये केवल एक पोस्ट होती है, एक पोस्ट होती है, और ये बैठते हैं यूपी में, लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में, बिहार के पटना में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, यानी कि जो भी कैपिटल होता है वहाँ पर ये बैठ, एक ही पोस्ट होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडीजीपी, एडीजीपी, अपर पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक। इसके बाद इनके नीचे आते हैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी, आईजी पुलिस, आईजीपी, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईजी। फोर्थ नंबर पर आते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी, उप पुलिस निरीक्षक। इंस्पेक्टर जनरल को वो आईजी को बोलते हैं पुलिस महानिरीक्षक, और एडिशनल को बोलेंगे अपर पुलिस महानिरीक्षक। उनके नीचे आते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपी। उनके नीचे आते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक, एसपी। उनके नीचे आते हैं एडिशनल, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अपर पुलिस अधीक्षक, एडिशनल एसपी। एट्थ नंबर पर आते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस अधीक्षक, एएसपी। नाइन्थ नंबर पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी, पुलिस उप अधीक्षक। नेक्स्ट 10th नंबर पर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, पीआई को बोलते हैं, पीआई या इंस्पेक्टर कहेंगे, पुलिस के निरीक्षक। के नीचे सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एसआई, पुलिस उप निरीक्षक। उनके नीचे आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एएसआई, एएसआई, सहायक उप निरीक्षक। उनके नीचे आते हैं हेड कांस्टेबल, मुख्य आरक्षी, और इसके बाद नीचे आते हैं 14 नंबर पर कांस्टेबल आरक्षी,
कांस्टेबल, आरक्षी। ये देखो इनकी सीरीज है। जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं उनको हम लोग कहते हैं डीजीपी, डीजीपी। और जो सबसे छोटे हैं उनको हम लोग कहते हैं कांस्टेबल। इसी के बीच में सारे रेंज होते हैं। देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में जो ये 14 तरह के पोस्ट को बताई गई है 14, इसमें से 2 तरह के ऑफिसर्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं गस्टेड ऑफिसर्स और एक को हम लोग बोलते हैं नॉन गस्टेड। एक को हम लोग बोलते हैं गस्टेड ऑफिसर्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन गस्टेड। देखो गस्टेड का जो सीरीज है वो क्या है और नॉन गस्टेड का क्या सीरीज है। गस्टेड को हम लोग बोलते हैं राजपत्रित अधिकारी और नॉन गस्टेड को बोलते हैं अराजपत्रित। ठीक है। तो देखो जो सीरियल नंबर एक से लेकर 9th तक है, 1 से लेकर 9, ये सब के सब गस्टेड है। सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 9 तक के जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं ये गस्टेड ऑफिसर, राजपत्रित अधिकारी। सेक्शन नंबर 10 से लेकर सेक्शन नंबर 14 तक जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन गस्टेड, नॉन गस्टेड और राजपत्रित। एक तो ये देखो एग्जाम में आप लोग के पूछा जाता है कि कौन से गस्टेड है कौन से नॉन गस्टेड। देखो गस्टेड मतलब का होता है कि ऐसे ऑफिसर जिनका अपॉइंटमेंट लेटर गवर्नर हाउस से आता है, गवर्नर के सिग्नेचर से, जिनका सिग्नेचर गवर्नर के सिग्नेचर से आएगा। और ऐसे ऑफिसर का नाम गजट में पब्लिश किया जाए। जो गजट होता है स्टेट गवर्नमेंट का राजपत्र होता है, उसमें क्या किया जाए, पब्लिश किया जाए कि हमारे स्टेट में ये जो है पुलिस डिपार्टमेंट के गस्टेड ऑफिसर, उनका नाम गजट में पब्लिश किया। जैसे आप जुडिशरी में जाओगे, सिविल जज जूनियर डिवीज़न में या सीनियर डिवीज़न में आप जाते हो, या आप एपीओ के रूप में सिलेक्शन पाते हो, ये भी क्या होता है, गस्टेड पोस्ट। आप लोगों ने यूपी का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, तो एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है क्या, राजपत्रित। एडवर्टीजमेंट देखा हुआ है, ये गस्टेड पोस्ट। तो और जो नॉन गस्टेड होता है उसका जो अपॉइंटमेंट का लेटर होता है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब होता है डीजी, डायरेक्टर जनरल। या डायरेक्टर जनरल जो पुलिस है डीजीपी है, वो अपने पावर को डेलीगेट कर दे एडीजीपी, ठीक है ना। लेकिन वो क्या होगा, वो डिपार्टमेंट के ही थ्रू दिया जाएगा, उसके नीचे नहीं दिया जाएगा। अब देखो एक चीज़, आप लोग बोलचाल की भाषा को तो बिल्कुल मत बोलो। जो आप लोग बोलचाल की भाषा सुनते रहते हो, ठीक है ना, और इसको एडवोकेट भी बोल जाते हैं, ठीक ना। अब मीडिया तो बिल्कुल गलत सलत दिन भर बताता ही रहता। इसमें से जो 1 से लेके 14 हम लोगों ने पढ़ा, कहीं दरोगा शब्द आया तो बोलते क्यों हो फिर, ठीक ना। पेपर पर निकला रखता है कि आज अधिवक्ताओं ने दरोगा की पिटाई कर दी, ठीक। तो पहले तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, ये मुगल पीरियड का वर्ड है और ये वर्ड अब क्या है, लागू नहीं। उसके जगह पर अब नाम क्या दिया जाएगा, सब इंस्पेक्टर, निरीक्षक। एक तो वो एबॉलिश हो। अब आते हैं, लोग बोलते हैं सिपाही। सिपाही क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं दीवान, ठीक। ये सिपाही और दीवान क्या है, आज से नहीं बोलो, आज से आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। आप बोलोगे कांस्टेबल, आप बोलोगे कांस्टेबल, हिंदी में बोलोगे आरक्षी, हिंदी में बोलोगे आरक्षी। तो न तो ये आपके मुंह से निकलना चाहिए और ना आपको मेंस में लिखना है, ठीक। हम लोग क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, कहीं पर भी दरोगा शब्द मिलता है, बाकी तो अभी पुलिस एक्ट में पढ़ेंगे ही। क्या मिलता है, एसआई। आप लोग को बताया भी गया है कि जो एफआईआर लॉज होती है, एफआईआर लॉज होने के बाद जो केस को इन्वेस्टिगेट करता है, वो कौन करता है इन्वेस्टिगेट, नॉट अंडर द रैंक ऑफ एसआई। आप लोग को बताया गया है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ, जो आईओ बनेगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, उससे नीचे का नहीं बनेगा। एक तो पहले ये ध्यान रखना कि प्रोफेशन के रूप में आप आज के बाद आदत डालो, हम दरोगा शब्द नहीं बोलेंगे, सिपाही शब्द नहीं बोलेंगे, दीवान शब्द नहीं बोलेंगे, कुछ ये सब नहीं बोलेंगे। तो आपको वर्ड यूज करना है 1 से लेके 14 सीरियल में, ठीक है। एक तो ये अपने अंदर तुरंत चेंजेस कर लो। अब देखो सबसे पहले चीज आती है पुलिस थाना। जो एफआईआर होती है वो ध्यान रखिएगा, एफआईआर कहाँ होती है, प्राइमरी स्टेज पर, पुलिस थाना। तो आज के बाद आप लोग देखना, थाने 2 तरह के होते हैं। जो पुलिस थाने होते हैं वो 2 तरह के। आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो जरा आप देखना। कहीं पर लिखा रहता है थाना कोतवाली, कहीं पर लिखा रहेगा थाना कोतवाली, और कहीं पर लिखा रहेगा थाना
जैसे मान लो उस एरिया का नाम है थाना सिविल लाइंस, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर किसी में लिखा हुआ है थाना कोतवाली, इसका क्या मतलब, और कहीं पर लिखा हुआ है थाना उस एरिया का नाम, सब क्या है। आज इसको सीख लो आप लोग। देखो जो थाने का इंचार्ज होता है, इसके कस्टडी में वो पुलिस स्टेशन होता है, उसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो नाम है स्टेशन इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, थाने का भार साधक, थाने का भार साधक, ठीक है। थानेदार मत बोलना, थानेदार मुंह से निकलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, आपके मुंह से बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए थानेदार। कोई वर्ड नहीं है, न पुलिस एक्ट में, न पुलिस एक्ट में है, ना हम लोग BNSS, न CRPC। जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे वो वर्ड को यूज करेंगे स्टेशन इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, थाने का भार साधक अधिकारी। अब देखो दो थाना हमने बताया, एक थाना होता है कोतवाली के नाम से, एक थाना होता है नॉर्मल नाम। इस थाने के आगे कोतवाली लिखा होगा, उसका जो इंचार्ज होगा वो इंचार्ज होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ, वहां का जो इंचार्ज होगा वो इंस्पेक्टर से नीचे का नहीं होगा। कभी भी सब इंस्पेक्टर को कोतवाली का इंचार्ज नहीं बनाया जाए, एक तो ये ध्यान रखें। और जिसको बनाया जाएगा, जिसको बनाया जाएगा उसको ध्यान रखिएगा, वेट करिए भाई, उसको बोला जाता है SHO, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन हाउस ऑफिसर। रेगुलेशन में उनके लिए वर्ड यूज किया गया है स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO, SHO। अपने कॉपी में लिखो, थाना कोतवाली बराबर इंस्पेक्टर बराबर SHO, तो बॉक्स बना के घेर लो, थाना कोतवाली बराबर इंस्पेक्टर निरीक्षक बराबर SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब आइए नॉर्मल थाना। जो नॉर्मल थाना होता है, कोतवाली शब्द नहीं लिखा रहता, वहाँ का जो स्टेशन इंचार्ज है वो SI को भी बनाया जाता है, नॉर्मली SI होते ही हैं। तो लिख लो नॉर्मल थाना बराबर सब इंस्पेक्टर बराबर, इनको बोलते हैं SO स्टेशन ऑफिसर, बोला जाता है SO। एक आप लोग सुनोगे SO, एक आप लोग सुनोगे SHO। जब कोर्ट जाओगे वहां पर जो क्रिमिनल कोर्ट होती है, क्रिमिनल कोर्ट में मजिस्ट्रेट कहते हैं SHO आया कि नहीं आया, SO आया कि नहीं आया। ये सब चीज आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप ही हो जो कोर्ट में उसको प्रोड्यूस कर, आप मतलब APO। जो पुलिस होता है चाहे वो किस रैंक ऑफिसर, वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से बात नहीं करता, एक चीज ध्यान रखिए। उसको जो भी एप्लीकेशन देना है, जो भी बोलना है, जो भी बताना है, वो कैसे, थ्रू APO, थ्रू APO। यही आपका काम है, यही आपका, इसीलिए आपका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो वो मजिस्ट्रेट जो है APO से पूछते हैं उस थाने का इंस्पेक्टर आया कि नहीं आया, SHO आया कि नहीं आया। अब पता चला आप APO तो बन गए, आपको मालूम ही नहीं है। और ठीक, आपने कांस्टेबल को आगे कर दिया, बोला हाँ साहब ये आ गया है। मजिस्ट्रेट ने पूछा ये क्या है, मैंने कहा हम कांस्टेबल। मजिस्ट्रेट आपके क्या करेगा, आपके तुरंत हायर ऑफिसर्स को, APO जो है इनको ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको सीख जाओ आप। एक होगा SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर, एक होगा, ठीक है। अब देखिए जो लिखा रहता है कभी कभी पुलिस चौकी, अब आता है एक जगह लिखा रहता है पुलिस चौकी, छोटी सी बनी रहती है, ये कहो यह क्या होता है पुलिस चौकी। ये ध्यान रखिएगा, पुलिस चौकी जो होती है ये थाने के अंदर आता है। एक थाने के अंदर दो पुलिस चौकी, तीन पुलिस चौकी, सिंगल भी हो सकती है, चौकी काम करती है, ठीक है ना। इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई क्राइम होता है तो वो चौकी कंट्रोल करे, थाने का जुरिस्डिक्शन काफ़ी ज़्यादा, और खासकर जो रूरल एरिया के थाने होते हैं उनका ऐसे ऐसे थाने हैं रूरल एरिया में जो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर के रेडियस को कवर करते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पर बीच बीच में छोटी छोटी चौकी, पुलिस चौकियाँ बनाई जाती हैं, और जो चौकी का इंचार्ज होगा वो दो में से एक होगा, या तो SI होगा या ASI, या तो SI होगा या ASI हो, चौकी का इंचार्ज, ठीक। और ये जो चौकी होती है डायरेक्ट
के पास होती है, जो स्टेशन ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं के कंट्रोल में होते। अब देखिए ध्यान से समझिए, जो भी एरिया होता है उसका डिवीजन किया गया। जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने शहर में थाने हैं, कितने थाने जो है रूरल एरिया, इसका डिवीजन होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो डिवीजन हुआ, सपोज करिए एक मोहल्ला, जो नॉर्मल मोहल्ला एक होता है सिविल लाइंस, ये हम समझते हैं लगभग हर जिले में होता है सिविल लाइंस, बड़ा पॉश लोकेलिटी होता है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ही उसको बसाया है। तो अपनी सुविधा के अनुसार जो होता है वो सिविल लाइंस का डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने किया था, इसलिए जिस भी जिले में आप लोग रहते हैं उसका सिविल लाइंस जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो किसी, सपोज करो, ठीक है, एक सिविल लाइंस मोहल्ला है, वहां पर एक पुलिस थाना बना दिया और 2 पुलिस चौकी बना, यहाँ समझते चलो। वो सिविल लाइंस का अगर जो रेडियस है वो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर में सिविल लाइंस बसा हुआ है। यहाँ पे देखो क्राइम कैसे कंट्रोल किया जाता है, पुलिस रेगुलेशन में, पुलिस एक्ट, ये कहा गया है कि जो पुलिस चौकी होती, पुलिस चौकी में कौन कौन से लोग होंगे, पुलिस चौकी में एसआई ऑब्लिक एएसआई एक होगा, या तो एसआई होगा या एक एसआई, और इसके बाद दूसरे वहां पर होते हैं कांस्टेबल। अब देखिए जो कांस्टेबल होते हैं, मान लीजिए कि किसी पुलिस चौकी में 8 कांस्टेबल, ठीक, 6 कांस्टेबल, जो भी उसने एसपी ने किया है उनको, इतने से आप यहाँ कांस्टेबल। ये कहा गया कि जो भी कांस्टेबल होंगे उनको बोला गया है 8-8 घंटे पर, 2 कांस्टेबल 8 घंटे पर, 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है पुलिस चौकी में, 8 घंटा 8 घंटा 8 घंटा, 8 घंटे पर 2 कांस्टेबल, जो चौकी का जितना रेडियस है, मान लो चौकी 2 किलोमीटर रेडियस में बनी, चौकी का जुरिस्डिक्शन 2 किलोमीटर, ठीक ना, थाने का जुरिस्डिक्शन 5 किलोमीटर, एक चौकी को 2 किलोमीटर, दूसरी चौकी को 2 किलोमीटर, तीसरी चौकी को 1 किलोमीटर बना दिया, या एक चौकी को 2.5 किलोमीटर, दूसरी चौकी को 2.5 किलोमीटर का जुर्म। ये सब तय करेंगे एसपी, जिले का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर। अब देखो 2 कांस्टेबल को बोला गया है कि आप 24 घंटे में, 8-8 घंटे में 3 पार्ट में, हर 8 घंटे पे 2 कांस्टेबल क्या करेंगे, अपने 2.5 किलोमीटर के रेडियस में जो पब्लिक रोड है उस पर क्या करेंगे, गश्त लगा, इसको पेट्रोलिंग बोलते हैं। पहले आप लोग जब बच्चे रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, तो देखेंगे साइकिल से घूमते थे, डंडे लगा के साइकिल से। फिर क्या हुआ, उस पर क्या नाम है, घोड़े पे बैठ के उन लोग को घुमाया जाता था, तो माउंटेड पुलिस कहते हैं, घुड़सवार पुलिस। अब क्या हो गया, बाइक पर घूमते। ये कहा गया कि आपको 12 घंटे 8 घंटे में 2 कांस्टेबल को अपने पुलिस चौकी के जो भी उनका रेडियस है वहां पर पेट्रोलिंग कर, गश्त करना। घंटा पूरा हुआ, अब 2 कांस्टेबल फिर नए, जो एक बार 8 जो एक बार कर चुके हैं 8 घंटे में, सेकंड 8 घंटे में उनको नहीं लगाया जाता, तो चौकी पे रहते हैं। फिर नए 2 कांस्टेबल की ड्यूटी लगा दिया गया, क्या कि आप फिर चक्कर लगाओगे, फिर 8 घंटे बाद 2 कांस्टेबल की फिर ड्यूटी। तो ये ध्यान रखिएगा, 8-8 घंटे पर 2-2 कांस्टेबल को अपने जो उनका पुलिस चौकी का रेडियस है उस पे, चाहे कोई क्राइम हो चाहे कोई क्राइम ना हो, कोई सूचना मिले चाहे ना मिले, आपको पेट्रोलिंग करना कर, पुलिस रेगुलेशन का गश्त लगा, ये डेली होगा, ठीक। कौन सा कांस्टेबल लगाएगा, इसको सुबह सुबह फिक्स करते हैं, सब चौकी के इंचार्ज होते हैं, ठीक। अब ये कहा गया 12 घंटे में, 12 घंटे में एक बार जो सब इंस्पेक्टर है वो अपने एरिया का चक्कर, 12 घंटे में एक बार जो सब इंस्पेक्टर है वो अपने पुलिस चौकी के रेडियस का चक्कर लगाएंगे, चाहे उनको किसी क्राइम की सूचना मिली हो चाहे किसी क्राइम की सूचना न मिली। तीसरे नंबर पर फिर ये कहा गया कि जो स्टेशन ऑफिसर होते, चाहे वो एसएचओ वाले हों चाहे वो एसओ वाले हों, 24 घंटे में एक बार उनको अपने पूरे थाने की जो रेडियस है उसका क्या करना है, पेट्रोलिंग करना। 8-8 घंटे पर 2-2 कांस्टेबल, 12 घंटे पर एसआई, और 24 घंटे में एक बार एसएचओ ऑब्लिक एसओ, वो पेट्रोलिंग करेंगे।
इसीलिए इनको क्या होता है, तो ये चाहे एसओ हो चाहे एसएचओ हो, नॉन गस्टेड है कि गस्टेड है? नॉन गस्ट नॉन गस्टेड। चाहे वो इंस्पेक्टर वाले हो, अच्छा नॉन गस्टेड है। और एपीओ गस्टेड है। एपीओ को गाड़ी नहीं मिलती, इनको गाड़ी मिलती। एपीओ को बाइक भी नहीं मिलती, एपीओ को बाइक भी नहीं मिलती। ये ख्वाब में मत रहना है कि बड़ी वाली गाड़ी मिलेगी। ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों, तो इसका आंसर ये है, एपीओ का जुरिसडिक्शन क्या होता है? मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट के कोर्ट में ही तो उनको काम करना रहता है। आपको गाड़ी की जरूरत क्या? आपको पर्सनल खरीदना। अच्छा, अब आया पुलिस को क्यों मिलती? पहले तो उनको गश्त करना है, नंबर एक चीज। दूसरा, अगर उनको ये पता चलता है एक्स प्लेस पर क्राइम हो रहा है, एक्स प्लेस पर 10 लोग बैठ के जुए खेल रहे हैं, एक्स प्लेस पर क्या है, ये हिस्ट्री सीटर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है? दबिश देना, रेड डालना पड़ता। रेड डाला, 5 लोग को पकड़ लिया। तो पकड़ के थाने कैसे लाएंगे? गाड़ी तो है नहीं। अगर मान लो, क्या करेंगे? ई रिक्शा ढूंढेंगे, ओला बुलाएंगे? तो ये कहा गया है कि इसीलिए आपको गाड़ी प्रोवाइड की गई, उसी गाड़ी में बैठा के पकड़ के ला के थाने में लॉकअप में बंद। प्लस आपको कभी वीआईपी ड्यूटी में जाना पड़ता। आपको कभी क्या हुआ, कोई मिनिस्टर आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए, वहाँ पे वीआईपी ड्यूटी जाना। आपको डेली कोर्ट में जाना पड़ता है। आपके एरिया में जहाँ पर मेले लगते हैं, कुछ भी लगता है, वहाँ आपको जाना पड़ता है। यानी कि जो ये स्टेशन ऑफिसर्स लोग होते हैं, इनकी लाइफ होती है बहुत बिजी लाइफ होती है। इस घंटे में कहाँ बुला लिए जाए? ठीक। और इसके साथ साथ क्या है, आपको जो ये गश्त वगैरह करना है तो नॉर्मल रूटीन में करना ही करना है। और जो एडिशनल आपके ऊपर सरदर्द आ गया वाला, सपोज करें थाने के जुरिस्डिक्शंस में रोड एक्सीडेंट हो गया, ट्रक भिड़ गई, बाइक से भिड़ गई, स्टेशन अफसर क्या करेगा? सबसे पहले सारे काम छोड़े, खाना भी खा रहा है, खाना छोड़ना पड़ेगा, तुरंत जाना पड़ेगा अक्रेस। और कहीं पता चला ट्रक लड़ गई और पुलिस वाले नहीं, तुरंत मीडिया दिखाना, तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, दिखाना शुरू। 2 घंटे एक्सीडेंट हो गया, थानेदार लापता, 2 घंटे एक्सीडेंट हो गया, थानेदार लापता। और इसका रिजल्ट निकलेगा कि एसपी साहब उसको क्या करेंगे? लाइन हाजिर। मिनिमम पनिशमेंट तो दे, ठीक है ना। आप लोग अक्सर पेपर पढ़ते हो कि थानेदार को लाइन हाजिर कर दी। लाइन हाजिर का मतलब ये होता है कि कल से आप थाने नहीं, आप जिस स्टेशन के इंचार्ज हो, कल से आप वहाँ नहीं जाओगे। फिर जाओगे कहाँ? पुलिस लाइन। पुलिस लाइन। और पुलिस लाइन में जाओगे, वहाँ पर आपको किस काम का इंचार्ज बना दे? आपको पुलिस लाइन में रसोइया का इंचार्ज बना दे, चपातियाँ बनवाओ, खाना बनवाओ, सारे कांस्टेबल वगैरह को। इसीलिए आप गए थे दरो। आपको लगा दिया गया वर्दी धुलवाइए, आपको लगा दिया जितने घोड़े वगैरह उनके नाल को चेंज कराइए, आंसू टपकने। और ये जैसे अगर मीडिया एक्टिव हुआ, एसपी साहब सबसे छोटा पनिशमेंट लाइन हाजिर। ठीक है। इसीलिए इनको क्या होता है? गाड़ी। तो देखो, जो पुलिस डिपार्टमेंट के नॉन गस्टेड ऑफिसर्स हैं, जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, एएसआई है, एसआई है और इंस्पेक्टर, इनको डायरेक्ट पब्लिक से जोड़ा गया। इनको डायरेक्ट पब्लिक से, जैसे आप लोग देखते हैं 112 नंबर की गाड़ी, 112 नंबर की गाड़ी प्रोवाइड कराई गई है। इसलिए प्रोवाइड, पहले 100 था, अब 112 हो गया। ये क्यों प्रोवाइड कराई गई? आपको मालूम है कि 112 की गाड़ी क्यों प्रोवाइड कर, जीप वगैरह प्रोवाइड कराई? का रीज़न क्या है? अगर आपने 112 नंबर पर, आप कहीं भी रहते हो, आपने 112 नंबर पे कॉल किया कि मेरे साथ क्राइम हो रहा है, मेरे सब पड़ोसी मुझे जो है गंदा बोल रहा है, कुछ भी आप बोल, तो वो कॉल कहाँ जाएगी? कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम से तुरंत आपके एरिया में जहाँ पर 112 नंबर की गाड़ी खड़ी है, उसके वायरलेस साथ, इस नंबर पर कॉल करो, इस नंबर पर फ़ोन आया है। कंट्रोल रूम से जो आपके एरिया में 112 नंबर गाड़ी खड़ी है, मिनटों में उसके पास वायरलेस, तो वो क्या करेगा? आपको कॉल करेगा कि अपना लोकेशन भेजिए, आपने अभी कंप्लेंट किया है, आप अपनी लोकेशन दोगे, मात्र 10-12 मिनट। ये दिया गया 112 नया डेवलपमेंट किया गया कि एक तो जो पेट्रोलिंग करेंगे, ये लोग करेंगे, पेट्रोलिंग इसलिए करते हैं ताकि कहीं से क्राइम ना होने। मान लो 8 घंटे पे 2 कांस्टेबल पब्लिक रोड पर गए,
अगर कोई क्राइम वाइम हो रहा है तो भाग जाएंगे, छिप जाएंगे ना, इसको देख। ठीक, फिर 8 घंटे बाद 2 कांस्टेबल, फिर 8 घंटे बाद 2 कांस्टेबल, 12 घंटे पे सब इंस्पेक्टर, फिर 12 घंटे पे सब इंस्पेक्टर, 24 घंटे पर। तो इसलिए बनाया गया है कि जो हमारी सोसाइटी रहे वो भाई लोग रात में जा सके, निकल सके, उठ सके, बैठ सके, किसी को ये डर न लगे भाई हम रात में निकलेंगे तो कहीं हमें कोई लूट नहीं। इसीलिए पेट्रोलिंग इनको कराई जाती है। इसके साथ साथ जो नया डेवलपमेंट आया 112 का आया कि आपको अगर कहीं से भी डाउट होता है कि मेरे साथ कोई क्राइम हो सकता है, ठीक, तो आप 112 पे कॉल कर दो, मात्र 5 से 8 मिनट के अंदर आपके पास हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल या एसआई आ जाए और आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम। एक नया डेवलपमेंट किया गया सीनियर सिटी, जो लोग सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए डेवलप किया कि उनका एक स्पेसिफिक कार्ड बनता है एसपी ऑफिस से। कार्ड ये बनता है कि जो लोग इस सीनियर सिटीजन हैं, जैसे उनके बच्चे बाहर रहते हैं, आजकल क्या हो गया है कि सभी जो सीनियर हैं उनके बच्चे लोग बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, तो उनके साथ कोई दिक्कत हो गई, ठीक, तो उनको 2 नंबर दिया गया, उस नंबर पर कॉल करेंगे सीनियर सिटी, तो उनको ये बोला गया है कि सर्किल ऑफिसर यानी डीएसपी के कॉल को अटेंड कर, यानी जो पुलिस डिपार्टमेंट का पहला गस्टेड ऑफिसर, जिसको हमने नाम दिया आप लोग को डीएसपी, तो डीएसपी उसको अटेंड करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, जो भी उनकी प्रॉब्लम हो। सपोज करो वो अपने बाथरूम में गिर गए, चोट लग गई, सपोज करो वो सीढ़ी से गिर गए, चोट लग गई, बेटा बेटी तो है, तो कौन उनको हॉस्पिटल। सपोज करो उनको जो है पेन होने लगा हार्ट का, कुछ भी होने लगा, बीपी बहुत बढ़ गई है, ब्लड शुगर बहुत बढ़ गया है, ठीक है ना, कुछ भी उनकी प्रॉब्लम, घर में उनके एलपीजी गैस लीकेज हो गया, ये जो ओल्ड पर्सन है जिनकी भी ये प्रॉब्लम हो गई है, इसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को बोला गया कि जो सीनियर सिटीजन है उनका स्पेसिफिक कार्ड बनना शुरू हो गया, ठीक, और वो जब कॉल करेंगे तो उसको उठाएगा कौन, डीएसपी को बोलचाल में कहते हैं सर्किल ऑफिसर, ठीक है, आप लोग अक्सर देखते हो लिखा रहता है जो सर्किल ऑफिसर, तो उनके लिए ये व्यवस्था की, ठीक है। ये जो सिस्टम बनाया गया है, पुलिस चौकी आपके जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के लिए दिया गया, उसके ऊपर बड़ा रूप में बना दिया गया है पुलिस थाना, आप से जाके करिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को 112 का नंबर दे दिया गया है, जो जो सीनियर सिटीजन है उनको अलग से प्रोटेक्शन दे दिया गया है। और इसके साथ साथ जो हमारे गस्टेड ऑफिसर है जिले के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर, उनका नाम है एसपी, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको ये कहा गया कि एसपी, एसएसपी, डीआईजी, ये 3 ऑफिसर ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठते हैं, ठीक है। इनको बोला गया कि आप जनता से मिलने का टाइम फिक्स, आप एक टाइम फिक्स करिए कि मैं 11 बजे से 1 बजे, 12 बजे से 2 बजे, कोई टाइम जरूर फिक्स, उतने समय आप अपने ऑफिस में रहें, उतने समय आप कोशिश करिए कि आप अपने ऑफिस में रहें। और पब्लिक से कहा गया, सपोज करो आपकी प्रॉब्लम इससे है, स्टेशन इंचार्ज से ही हो सकता है, आपकी बात स्टेशन इंचार्ज ही नहीं सुन रहा है, तो ये कहा गया है कि आप जाके एसपी से या उनके जो हायर ऑफिसर एसएसपी से या जो उनके डीआईजी है उनसे मिलकर कंप्लेंट कर सकते हैं, ये मुझे जो है रेमेडीज नहीं दे रहे, ठीक है, मैं इनके पास गया था और ये मुझे उपचार नहीं दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एपीओ सेलेक्ट, ध्यान से सुनो, एपीओ सेलेक्ट, आपका 2 काम होगा, एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, एक पुलिसिंग। तो मेडिकल एग्जामिनेशन तो मेडिकल बोर्ड के सामने होता है, वो तो 1 दिन पे सभी को बुला लिया जाता है, वहाँ पर 1 दिन या 2 दिन करा दिया जाता है, प्रॉब्लम नहीं। पुलिस इंक्वायरी तुरंत रिपोर्ट लगा देते हैं पुलिस वाले, टाइम लगाते हैं। तो टाइम लगाते, इंतजार कर रहे आए तो कुछ वसूली, बोले रहते आप तो नौकरी पा गए, कुछ पानी, ठीक, अच्छा 99% तो दे देते, तो भाई ले लो, 1000 ले लो, ठीक। आपकी पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट नहीं लगा रहे जिस कारण आपका ट्रेनिंग लेटर, आपके साथियों का लेटर, जिसकी जिसकी मेडिकल पुलिस इंक्वायरी होती रहती है उनका लेटर आता रहता है, इस तारीख को इतने बजे आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे पहुंचे, आपका नहीं पहुंचा, आपने थानेदार से कहा, बोला टाइम नहीं मिल रहा है, जब लगा देंगे, अब आप क्या करिए, मैंने कहा जब टाइम मिलेगा लगा देंगे, आप क्या करेंगे, बड़े पदाधिकारी से अब मिले। आप जाके एसपी से, एसएसपी से, डीआईजी से कंप्लेंट, ठीक। इसीलिए कहा गया है कि जितने हायर ऑफिसर है वो 1 दिन फिक्स कर लें कि उस दिन जनता से इन लोग को मिलना है, एक तो ये ध्यान। अब देखो जो ये पुलिस डिपार्टमेंट होता है
14 तरह के ऑफिसर्स होते हैं। इसमें इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, 3 लोगों का अपॉइंटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। इनमें 14 में से 3 ऐसे हैं जिनका अपॉइंटमेंट होता है कैसे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कंपटीशन दे के आते हैं। अब कौन कौन से लोग कंपटीशन दे के आते हैं, ठीक है। सबसे पहले कांस्टेबल, सबसे छोटे का एग्जाम होता है कांस्टेबल, सिपाहियों की भर्ती, ठीक। पहला एग्जाम ये कौन लेता है, का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट। दूसरा एग्जाम होता है सब इंस्पेक्टर का, एसआई का। ये भी कौन लेता है, के लिए बना दिया गया है सबऑर्डिनेट कमीशन के थ्रू। तीसरा एग्जाम होता है डीएसपी। डीएसपी ये देखो, जो स्टेट की सिविल सर्विस होती है, स्टेट की सिविल सर्विस, जिसको यूपी स्टेट में पीसीएस बोलते हैं, बिहार में बीपीएससी बोलते हैं, ये उसके थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। ये 3 जो है, ध्यान समझो, ये 3 लोग स्टेट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के। पहला कांस्टेबल का एग्जाम होगा, दूसरा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, और तीसरा जो होता है ये डीएसपी का होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। जो पीसीएस के एग्जाम हम लोग बोलते हैं उसके थ्रू होता है, ये हो गए। अब एक आता है यूनियन पब्लिक सर्विस का, यूपीएससी के। देखो यूपीएससी के थ्रू जो इसमें सेलेक्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं आईपीएस। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। तो जो इंडियन पुलिस सर्विसेज से सेलेक्ट होते हैं फिर उनका कैडर अलॉट हो जाता है, ठीक है, कैडर अलॉट हो जाता है। जैसे किसी को ये बोला गया है कि आपका जो आईपीएस, आप तो बन तो गए हो, लेकिन आपका आईपीएस कैडर क्या रहेगा, तेलंगाना। अब आप पूरे जीवन तेलंगाना में, आपका कैडर महाराष्ट्र, अब आप पूरे जीवन महाराष्ट्र में नौकरी करोगे। आपका कैडर यूपी, अब आप अपनी नौकरी कहाँ करोगे, यूपी। अब जब आपका कैडर अलॉट हो गया तो आप किसकी कस्टडी में भागे, स्टेट गवर्नमेंट। सिलेक्शन किया आपका यूपीएससी ने और आपका कैडर अलॉट हुआ तो आप किसकी कस्टडी में आ गए, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट। तो जो लोग आईपीएस होते हैं उनकी जो पहली पोस्टिंग की जाती है अंडर ट्रेनिंग, जो अंडर ट्रेनिंग उनकी जो पोस्टिंग की जाती है एएसपी। एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये ट्रेनिंग्स के रूप में आते हैं। और जैसे ट्रेनिंग खत्म होती है फिर इनको एएसपी बना दिया जाता है, एडिशनल एसपी, एडिशनल एसपी, ठीक। और एडिशनल एसपी के बाद फिर इनका प्रमोशन कर दिया जाता है, तो ये बन जाते हैं क्या, मुखिया। जैसे आप लोग एचएसजीएस का एग्जाम दे, एचएसजीएस के एग्जाम के बाद पहली पोस्टिंग क्या मिलेगी, एडीजे क्रैक कर गए तो पहली पोस्टिंग क्या मिलेगी, एचएसजीएस। एडीजे, क्या नाम रहेगा आपका पद, एडीजे, सही बता रहे हो। आप हायर, आपने क्रैक कर लिया है हायर जुडिशियल, पहली पोस्टिंग क्या मिलेगी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज। पोस्टें नहीं मालूम तो इसीलिए मिल नहीं रही है, ठीक ना। यही नहीं मालूम हम बनेंगे क्या। आपका डिजिग्नेशन रहेगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन, अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश। आपको 2 काम करना रहेगा, एक तो आपको एडीजे के रूप में सिविल काम करना है, दूसरा एडिशनल सेशन जज के रूप में क्रिमिनल काम, ठीक है। यानी डायरेक्ट डीजे तो नहीं बनोगे ना आप। चलो, उसी तरह अगर कोई आईपीएस बनता है तो डायरेक्ट एसपी नहीं बने, पहले तो ये देना। कभी भी डायरेक्ट जो है वो एसपी नहीं बनेगा, अंडर ट्रेनिंग रहेगा वो एएसपी, असिस्टेंट। ट्रेनिंग खत्म होगी एडिशनल एसपी कहलाएगा, एडिशनल एसपी। जैसे ये डीजे लोग क्या होते हैं कि कितने दिनों के बाद डीजे बन पाते हैं, कम से कम 8 से 10। जब आपकी सीनियरिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे यूपी में क्या आएगी, नंबर बनाएगी, तो आपका नंबर आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक। ऐसे जितने एडिशनल एसपी हैं, जब आपकी सीनियरिटी नंबर 1 पे आ जाएगी किसी जिले का, आपको और फिर आपका जब प्रमोशन होगा तो क्या हो गया, आप एसएसपी बना दिया। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके यहाँ जो होती है, जो 3 स्टेट लेवल पर और एक यूपीएससी के, 4 लोग आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, 3 का एग्जाम होता है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और 4th जो होती है एग्जाम लेता है यूनियन पब्लिक सर्विस का।
एटी एग्जाम जरूर वो है, लेकिन वो क्या करते हैं, कैडर अलाट कर दे। कैडर अलाट हुआ नहीं, अब आ गए आप स्टेट गवर्नमेंट की कस्टडी। अब स्टेट गवर्नमेंट आपका ट्रांसफर, प्रमोशन, पोस्टिंग, सस्पेंशन सब अब वो करेगा। और वो पोस्टिंग क्या पाएगा, एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ। बाकी कौन कौन सी ऐसी पोस्ट है जो प्रमोशन की है, नंबर 1 हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल प्रमोशन की पोस्ट, जो कांस्टेबल हैं वही बनेंगे हेड कांस्टेबल, ठीक। नंबर 2, जो कांस्टेबल प्रमोशन पाएगा फिर वो बनेगा एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। फिर इसके बाद ध्यान रखना, ये तो हो गए इसमें नॉन गस्टेड में। गस्टेड में प्रमोशन की कौन कौन सी पोस्ट है, एसएसपी, एसएसपी, आईजी, एसएसपी, डीआईजी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, एडीजीपी और डीजीपी, ये सब प्रमोशन की पोस्ट, प्रमोशन की पोस्ट। यानी इन लोग का कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता, ये लोग प्रमोशन के थ्रू आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट इनका कोई रिक्रूटमेंट्स नहीं। जैसे अब आप लोग जरा अपने पे आइए, एपीओ पे। जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, एपीओ होते हैं, पीओ होते हैं, एसपीओ होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर। इसमें डायरेक्ट भर्ती किसकी होती है, डायरेक्ट किसका अपॉइंटमेंट होता है, एपीओ का सर। जो पब्लिक सर्विस का मिशन है, जिस भी स्टेट का है, वो कभी भी पीओ का एग्ज़ाम लेगा नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा। कोई एग्ज़ाम लेता है किसका, एपीओ का। थोड़ा सा देखो यहाँ ध्यान रखना, बिहार स्टेट ने एपीओ का नाम बदल, स्टेशन बदल। अब बिहार में जो वैकेंसी आएगी वो एपीओ की नहीं आएगी, वो आएगी पीओ की। एपीओ नाम वहाँ पे हटा दिया गया, जिन्हें वहाँ पर एपीओ का नाम था उनका नाम कर दिया गया अभियोजन अधिकारी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आप लोग एग्जाम, इसमें जो अपॉइंटमेंट होता है केवल एक होता है डायरेक्ट, वो एपीओ का। इसके बाद जो ऊपर के पोस्ट है सब प्रमोशन के, एपीओ ही बनेगा पीओ, पीओ बनेगा एसपीओ, एसपीओ बनेगा डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर बनेगा ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर बनेगा एडिटर। ये कौन बनेंगे, एपीओ, अगर आपकी सर्विस लेंथ है, ठीक। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अर्ली एज में एपीओ, ठीक है। अब वो हो गए एडी, एडिशनल डायरेक्टर, हमारे पड़ोस में रहते अभी, बचपन पढ़ते भी, तो वो अर्ली एज में हो गए। अभी उनकी सर्विस लेंथ बची थी तो वो इसमें पीक पर आ गए हैं, वो हो गए वो क्या नाम है, एडिशनल डायरेक्टर। और जो प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टर होता है, ये ध्यान रखिएगा, वो आईपीएस, वो एपीओ को नहीं दिया जाता। तो अब अगर आप अर्ली एज में एपीओ हो गए, ठीक है, किसी भी स्टेट में अगर अर्ली एज में आप एपीओ हो गए, मान लीजिए आप 30 के अंदर हो गए, तो आप कम से कम जेडी तक तो जाना ही, जेडी तक तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ज्वाइंट डायरेक्ट। एपीओ क्लास 2, पीओ भी क्लास 2। जैसे आप एसपीओ होंगे क्लास 1, आप एसपीओ का डिप्टी डायरेक्टर हुए स्पेशल क्लास। जैसे आप डिप्टी डायरेक्टर से ज्वाइंट डायरेक्टर हुए सुपर स्केल आपको, यानी आपका स्टेटस जो होता है डीआईजी का। एपीओ का स्टेटस क्या है, डीएसपी का। जो पुलिस डिपार्टमेंट का हमने रेंज लिखवाया है उसमें जो आपको डीएसपी लिखवाया गया, ठीक है ना। जो डीएसपी 9th नंबर पर है, यही डिजिग्नेशन के बराबर एपीओ का। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोसिक्यूशन में सीधी भर्ती किसकी होती है एग्जाम के थ्रू, आप बताएंगे ओनली, और किसी के नहीं। और जो इनका डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, वो हर समय बनाया जाता है आईपीएस ऑफिसर, एपी वालों को नहीं दिया, ताकि इनकी भी सारी पोस्ट क्या है, प्रमोशन की, ठीक है ना। इसीलिए अगर अर्ली एज में देखो, एपीओ के 2 फायदे हैं। एक तो अगर आप अर्ली एज में निकाल लिए आप बहुत ऊपर तक एडिशनल तक जाओगे। दूसरा सबसे बड़ा फायदा है, उसको तो छोड़ो, बुढ़े होने के इंतजार मत करो, जब बुढ़े होंगे तब एडिशनल डायरेक्ट। यंग में क्या क्या गेन कर सकते, अगर आपने बार काउंसिल बार, जितने दिन आप एपीओ नहीं सेलेक्ट होते, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 2 साल हो गया, या आपका 7 साल हो गया, ठीक, आप एपीओ सेलेक्ट हुए। अगर बाहर के रजिस्ट्रेशन से एपीओ के सिलेक्शन के 7 साल हो, देन यू आर इंटाइटल फॉर एपीओ, तुरंत आप। सपोज करो आप फ्रेशर हो, केवल 1 ही साल आप बाहर में रजिस्ट्रेशन, 2 साल किए, तो 2 साल आपका ये, और अगर 5 साल आप एपीओ कर लेते हो तो आप इंटाइटल हो जाओगे हायर जुडिशल।
अगर आपने हायर जुडिशियल निकाल लिया, तो जो आपके बैच में सिविल जज हुए थे उनसे आपकी क्या स्थिति रहे? जिस समय आपने एपीओ निकाला, आपके साथी ने उसी समय सिविल जज निकाला, ठीक? और वो सिविल जज जूनियर डिवीजन से सीनियर डिवीजन सीजे में टहल रहे हैं और आपने निकाल लिया एडी। आप उनसे कितने सीनियर रहोगे? सुपर सीनियर हो जाएंगे। कम से कम 10 साल आप उनसे। जो नया एक ट्रेंड आया है, तो अगर सीख जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्ली एज में एपीओ होने पे पहला फ़ायदा है कि आप अगर हायर जुडिशियल निकाल लेते हो, ठीक है ना, तो आपके अंदर लॉर्डशिप बनने के चांस, हाई कोर्ट जाने के आपके चांस, एक चीज़। दूसरा, अगर आप अर्ली एज में रहे, अपने ही डिपार्टमेंट में रह गए, नहीं आपका कहीं हुआ, तो आप कम से कम ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में, है ना, तो पढ़ाई मन लगेगा आज से। यस सर। यही सपना देखना है कि जेडी बन, तो जब तक आपको बूस्ट नहीं किया जाता वो तब तक क्या होता है। अभी आपको डिप्रेशन की बात बताया जाए, इसलिए कल हमने देखो डांस किया था, बहुत डांटा होगा आप लोग, डांस किया था जो अफवाह फैला, एग्जाम पोस्टपोन, इंदिरा साहनी के केस का उल्लंघन किया, बातें उठा रहे हैं, देखते 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 हम भी थक गए थे कल, इसीलिए बात को उठाया। ये आप लोग का जो है पुलिस एक्ट है, एक इंट्रोडक्टरी क्लास लिया है, आपको पता चल जाए, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो जैसे सेक्शन नंबर 1, सेक्शन में एक भी सेक्शन छोड़नी नहीं, 47 के 47 सेक्शन ध्यान रखें, एक भी सेक्शन। जब आएगा रेगुलेशन, तो रेगुलेशन में जो बातें लिखी गई उसको बोलते हैं पैराग्राफ, वहाँ पर चलता है पैराग्राफ। तो 554 554 पैराग्राफ, तो उसमें से मान के चलिए लगभग कम से 225 वहाँ पर, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर नहीं यहाँ हम लोग सेक्शन 1 कंप्लीट के फिर 2 के बाद 3, एक भी छोड़ना। इससे ये होगा कि 15 क्वेश्चन में अगर इससे 8 आते हैं तो 8 हमारे 7 उससे आते हैं रेगुलेशन से। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन स्लिप कर गया, नहीं कर पाए, तो कम से कम 14 तो कर। ये हमने आप लोगों के लिए तैयारी किया हुआ है, और किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो, इस प्रकार की कुछ पुलिस डिपार्टमेंट का एक्स्ट्रा जानकारी लेना जल्दी से ले लो भाई आप। सर ट्यूशन कल कंटिन्यू करेंगे ना? एक सेकंड, चलिए भाई आप ये बोल। सर मैं पूछ रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन आप कल से कंटिन्यू करेंगे ना? नहीं, सैटरडे संडे क्लास नहीं रहती है। अच्छा, क्लास मंडे को रहेगी और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ही चलेगी, और ठीक है वो सर। काइंड्स ऑफ द फंडामेंट, जी ये तो सर, हमने आर्टिकल 14 से। हाँ आज हमने इसलिए रखा है। जैसे हम देख रहे हैं कि पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन जो है बहुत हवा बना हुआ, क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम चाहते थे आप लोग को हम बता। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला, उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया, और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और उसके लिए भी सर से मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पे। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता, लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है, इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में, तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था,
में सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण ही मेरी सफलता हासिल हुई है। इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा रही थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रिमोर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं।